हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली कॉस्ट अकाउंटिंग के, है ना। काफ़ी सेशंस हमने लगा लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग भी हमने किया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हमने शुरू कर दिया। तो आज भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है ये, है ना। और हम उसके जो बेसिक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर कुछ और क्वेश्चंस जो हैं इसी टॉपिक से लेके आएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मैंने आपको बार बार कहा है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में से ज़्यादा डीप में नहीं आपने चले जाना है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इन्हीं के आसपास प्रैक्टिस रखनी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में, इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स में, टफ न्यूमेरिकल्स में नहीं चल जाना है। आपको अगर न्यूमेरिकल आएगा भी बहुत बेसिक आएगा, है ना। आप ये मत सोचो कि आपको बहुत टफ आएगा और आप ज़्यादा इन डेप्थ नहीं चले जाना है। हाँ, ओवरव्यू आपको सारी चीज़ों का होना चाहिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कि आपको बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। बहुत मैक्सिमम, बहुत टफेस्ट से टफेस्ट भी मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं आपका। द डिटेल्ड प्रोब इनटू वेरिएंस हेल्प्स मैनेजमेंट टू एसरटेन occurrence of variance, the executives responsible, correction action which should be taken to obviate or reduce the variance। अब ये क्या है, क्वेश्चन कहता है कि जब हम आपका ये वेरिएंसेस जो होते हैं डिटेल्ड प्रोब करते हैं, वेरिएंसेस हम जो कैलकुलेट करते हैं, लेबर वाले, मटेरियल वाले, ओवरहेड वाले, ये जो भी वेरिएंसेस हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, स्टैंडर्ड से बेसिक को, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करके हम जो भी ये आपके रिजल्ट्स निकालते हैं, तो उससे मैनेजमेंट को क्या हेल्प मिलती है। एक कहता है कि वेरिएंस क्यों हो रहा है, अकरेंस ऑफ वेरिएंस पता लगती है। वेरिएंस निकालते हैं तभी पता लगता है ना, कंपेयर करते हैं एक्चुअल को तभी तो पता लगता है कि वेरिएंस है। फिर एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल भी पता लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा वेरिएंस किस में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, लेबर में आ रहा है, मटेरियल में आ रहा है, ओवरहेड्स में आ रहा है। तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल। और जब आपको वेरिएंस पता लग गया और जब आपको ये पता लग गया कि कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से आ रहा है वेरिएंस ज़्यादा, है ना, और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली मैच नहीं कर पा रहा है, तो यू कैन ऑल्सो टेक करेक्शन एक्शंस। करेक्शन एक्शन से क्या होगा, अगर वेरिएंस कम है तो उसको ऑब्विएट, ज़्यादा करने के लिए एक्शन किया जाएगा। और अगर ऑलरेडी ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है तो उसको बजट के साथ मैच करेंगे। अगर बजट से कम है तो उसको बजट की तरफ लाएंगे, है ना, बढ़ा करके। और अगर बजट से ऑलरेडी ज़्यादा है तो आपने उसको कम करके बजट की तरफ लाना है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें, और मैनेजमेंट को ये हेल्प मिलती है आपकी फ्रॉम दिस वेरिएंस। जितने भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उनसे मैनेजमेंट को ये हेल्प मिलती है। तो ऑल द अबव आपका आंसर था लास्ट क्वेश्चन का। अब इन केस ओनली एक्चुअल डेटा एंड स्टैंडर्ड डेटा आर नॉट गिवन, मतलब इन केस ओनली एक्चुअल डेटा इज गिवन, ये मतलब है इसका, एंड स्टैंडर्ड डेटा आर नॉट गिवन, स्टैंडर्ड डेटा आर नॉट गिवन विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ आउटपुट, ठीक है। कहता है एक्चुअल डेटा एंड स्टैंडर्ड डेटा जो हैं वो आपको दिए हैं लेकिन उसमें आउटपुट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इन केस ओनली एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड डेटा आर गिवन विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ आउटपुट, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है और आप जो है आगे वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। तो क्या है, कहता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड डेटा जो है आपके, तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड डेटा जो हैं वो आउटपुट की इंडिकेशन, यूनिट्स वगैरह उसमें दिए नहीं है, क्वांटिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका इसका ऑप्शन है। इनएडिक्वेट नहीं है इंफॉर्मेशन, उसके बिना भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाले बिना भी निकल जाएगा, ठीक है जी। अब एनालिसिस ऑफ ओवरहेड वेरिएंसेस कैन बी डन। जो ये ओवरहेड वेरिएंसेस हैं
है ना, हमने निकालने हैं, तो इनको आप कैसे जो है किस मेथड से जो है वो आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। 2 वेरिएंस मेथड कर सकते हैं, 3 वेरिएंस मेथड यूज कर सकते हैं, 4 वेरिएंस मेथड यूज कर सकते हैं, या इनमें से सारे, ऑल द अबव, यू कैन यूज ऑल ऑफ देम। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बेसिक थ्योरी है ये। ओवरहेड वेरिएंस जैसे ही आप निकालोगे कहीं भी किसी भी उसमें, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा, किसी भी बुक में या हमारे आप स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है और उसमें निकालोगे तो उसमें भी आपको ये इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 2 वेरिएंस मेथड है, 3 वेरिएंस मेथड है, 4 वेरिएंस मेथड है। ये चारों के चारों ही, सॉरी नॉट चारों, तीनों के तीनों ही जो है आप जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए, ओवरहेड वेरिएंस के लिए इनको यूज कर सकते हैं। तो ऑल द अबव इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ जाए वॉल्यूम वेरिएंस अराइजेस। ये जो वॉल्यूम वेरिएंस होता है ये कब अराइज होगा, कब इसकी जरूरत पड़ेगी। देयर इज राइज इन ओवरहेड रेट, ओवरहेड रेट आपका बढ़ गया पर आवर। देयर इज डिक्लाइन इन ओवरहेड रेट, अगर ओवरहेड रेट आपका डिक्लाइन कर गया, या देयर इज डिक्रीज और इंक्रीज इन एक्चुअल आउटपुट कंपेयर टू बजटेड आउटपुट, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ये आपको देखना है। तो बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली क्या है आपको समझना है। वॉल्यूम वेरिएंस आपको कब जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम वेरिएंस की, वॉल्यूम मींस प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, आउटपुट से रिलेटेड। तो अगर डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए आपकी एक्चुअल आउटपुट इन कंपैरिजन टू बजटेड, जब आपने बजटेड आउटपुट ली उसके कंपैरिजन में जब आपने कंपेयर किया, तो ये जो आपका वॉल्यूम वेरिएंस है वो कब अराइज होगा, जब आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इन एक्चुअल आउटपुट, जब उसको आप बजटेड के साथ कंपेयर करोगे तब इसकी जरूरत, ये तब ये राइज होता है वॉल्यूम वेरिएंस। अदरवाइज ये वाला ऑप्शन रेट से उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे रेट बढ़ जाए, चाहे ओवरहेड रेट घट जाए, कम हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्या आपको ये ध्यान में रखना है, एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट से इसका जो है कनेक्शन है। हाँ जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, न्यूमेरिकल है। तो इतनी सारी चीज़ें देख के बड़ा सा पजल नहीं हो जाना, पहले हमेशा न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। कहता है गिवन दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मटीरियल, ये मटीरियल है इतना 20 रुपये कॉस्ट है, लेबर जो है 20 इंटू दिस, अच्छा यहाँ पे लिख लो 30 रुपीज़ आएगा ये, है ना 30, और ओवरहेड जो है वो 10 दिया हुआ है। फिर आपको बोला है 8000 यूनिट्स पर प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट फॉलोइंग, एट द फॉलोइंग कॉस्ट, प्रोड्यूस्ड एट फॉलोइंग कॉस्ट। ए कॉस्ट क्या कॉस्ट है, मटेरियल दिया हुआ है 40,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 5, यानी कि मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है ये, लेबर की कॉस्ट दे रखी है ये, और आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हैं ये, और आपको बोला फाइंड द वेरिएंसेस, वेरिएंस निकालने हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको स्टैंडर्ड लिखना है, एक्चुअल लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड में आपको क्या देखना है, पहले 8000 यूनिट बने हैं स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए, और मटेरियल का रेट कितना होना चाहिए, तो पहले मटेरियल अगर निकालें तो 20 इंटू 8000 करेंगे, तो हो जाएगा 1,60,000। और इसी का अगर आप रेट देखोगे, यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे निकाल के कुछ नहीं करना ये, तो एक्चुअल है 2, मतलब लगना जो हमारा स्टैंडर्ड सेट किया था हमने, जो हमारा स्टैंडर्ड सेट हुआ था वो तो था ये। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रेट है वो है ये, स्टैंडर्ड के हिसाब से इतने 8000 यूनिट बनाए तो इतना बनना चाहिए, इतनी कॉस्ट आनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में जो कॉस्ट आया वो क्या आ रहा है, 2,20,500 ये आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया लेबर। तो लेबर में भी देखो 8000 यूनिट कॉस्ट लगनी चाहिए थी ये वाली, जो कि मैंने आपको बोला ये 30 है। ठीक है, तो जब आप 8000 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2,40,000 आ जाएगा। और जब आप लेबर का यहाँ पे रेट चेक करोगे तो ये जो है नहीं,
लेबर आपको करना है 8,000 इंटू 30, हाँ जी, तो आ जाएगा 240। ये 240 ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है, 240 दिया हुआ है लेबर, और आपका 240 ही स्टैंडर्ड आ रहा है इसमें। ऐसे ही फिर थर्ड आ गया आपका ओवरहेड। तो ओवरहेड में देखो एक्चुअल तो 90 गिवन है, 90 ये रहा, और 8,000 इंटू 10, 80,000 आपका हो गया ओवरहेड। तो आप वेरिएंस देख सकते हैं, बीच में तो कोई वेरिएंस नहीं है। तो अब वेरिएंस कहाँ पे है देखो, एक तो यहाँ पे वेरिएंस है, इसका डिफरेंस ले लेंगे, और एक आप इसका डिफरेंस ले लेंगे, इसके हिसाब से ही आपका आंसर दिया होगा। तो इसके हिसाब से जब आप चेक करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, वो आएगा ए। यहां पे देखो 10,000 है डिफरेंस, यहां पे भी, यहां पे है 42,500 का डिफरेंस है अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको। और दूसरा अनफेवरेबल है, क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में एक्चुअल ज्यादा है, दोनों ही केसेस में एक्चुअल ज्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, तो ऐसे केस में बोलते हैं अनफेवरेबल। और अगर उल्टा होता, स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा होता है, एक्चुअल तो बोलते हैं फेवरेबल है। अच्छी बात है ना, स्टैंडर्ड से कम कॉस्ट आई। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए थे लेबर में तो ठीक है, बराबर बराबर है, इक्वल है, लेकिन इन दोनों में तो क्या है, स्टैंडर्ड से ज्यादा पैसे लग गए, तो दिस इज नॉट द राइट कंडीशन। तो वेरिएंस जो है आपके क्या हो जाएंगे, अनफेवरेबल हो जाएंगे। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ए। अब गिवन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी एक न्यूमेरिकल है आपका, तो ध्यान से पढ़ेंगे। गिवन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन टाइम 5 आवर पर यूनिट एंड कॉस्ट रुपीज इतना पर लेबर, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस कॉस्ट पीरियड इज प्रोड्यूस्ड आवर्स इतना एंड आइडियल टाइम इज 400। पेमेंट डन इज एवरेज रेट पर आवर 5.20 फॉर इतने आवर्स, 10,800 आवर्स के लिए जो है ऐसा हुआ है। तो आपको क्या पूछा है, आपको दो वेरिएंस पूछे हैं, एक तो बोला है लेबर रेट वेरिएंस और दूसरा बोला है आइडियल टाइम वेरिएंस। ये दो वेरिएंसेस निकालने को बोले हुए हैं क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं, देखो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्या क्या दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करो। फिर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन करना कैसे है। दो वेरिएंस निकालने हैं, लेबर रेट वेरिएंस निकालना है। तो लेबर रेट वेरिएंस का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और आइडियल आवर्स का भी आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपको दोनों चीज़ें ये मालूम है तो आप जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो जो आइडियल टाइम वेरिएंस, इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है, आइडियल आवर्स ले लो और इनको मल्टीप्लाई आप कर दो किससे, स्टैंडर्ड रेट से, तो इसका वेरिएंस तो आपका आ जाएगा। आइडियल आवर्स आपको सीधे ही दे रखा है क्वेश्चन में, 400 आवर्स। इस 400 आवर्स को आप देखो, आपको स्टैंडर्ड जो है वो रेट दिया होगा, कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट, 5 दिया हुआ है ना। तो 5 रेट दिया हो तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2000 आ गया। ये आइडियल आवर्स आ गए आपके 2000, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आइडियल आवर्स जो है आपके वो क्या आ जाएंगे, 2000 आ जाएंगे। तो अब आपको फिर अगर 2000 के हिसाब से देखो तो सेकंड वाला आइडियल टाइम वेरिएंस है, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। तो अब फेवरेबल और अनफेवरेबल हमें देखना पड़ेगा कि फेवरेबल है अनफेवरेबल है ना, वो हम देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करें, तो जब नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, उसका भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस होता है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड रेट से आप क्या माइनस कर देंगे, एक्चुअल रेट को माइनस कर देंगे। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो आपका इसका वेरिएंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट तो 5 है ना, और स्टैंडर्ड रेट है 5, एक्चुअल रेट ये रहा
5.20 और आवर्स कितने हैं जो लगे हैं वो हैं कौन से वाले, देखो 2 आवर्स दिए हुए हैं, आपको कौन से लेने हैं ध्यान रखना है, एक्चुअल आवर्स लेने हैं, स्टैंडर्ड नहीं लेने हैं इसमें। तो एक्चुअल आवर्स कहाँ दिए हुए हैं, ये 10,800। इसको सॉल्व करो तो आएगा -0.20 और आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो आ जाएगा -2160। तो आपका आंसर क्या रहेगा, देखो ये तो माइनस में अनफेवरेबल है और आइडियल टाइम भी देखो रिक्वायर्ड, आइडियल टाइम के भी हमें लेबर जो है हमारी फ्री बैठी है, आइडियल है, और आइडियल टाइम के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, दोनों ही क्या हो गए, आपके दोनों अनफेवरेबल हो गए। तो ये सी आपका आंसर है इस केस में, ठीक है। तो दोनों ही जो न्यूमेरिकल हैं आपके, ये वाला और वो वाला, इसमें देखो काफ़ी कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको ये देखना है पूछा गया, जैसे इसमें वेरिएंस दिया हो तो सीधा सीधा निकल जाएगा, ये बेसिक क्वेश्चंस में से हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको आएंगे नहीं, तो इन्हीं के बेस पे आप जैसे ओवरहेड वेरिएंस के भी थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस कर सकते हैं, थोड़े फार्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए, बहुत इन डेप्थ नहीं चले जाना आपने, आगे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल यूजेज जो थ्योरेटिकली है वो चैप्टर आपको पूरा आना चाहिए, मेथड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंस कहाँ यूज़ होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। तो इसका आंसर आपका रहेगा ये, दोनों क्या हैं, दोनों ही अनफेवरेबल। अब नेक्स्ट आ जाए, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर टू बी परफॉर्म्ड मे बी सेट बाय द फॉलोइंग मेथड। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी परफॉर्म, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल का, तो वो जो स्टैंडर्ड आपको सेट करना है क्वांटिटी का, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर टू बी परफॉर्म्ड, मतलब जिससे हम कंपैरिजन करेंगे परफॉर्मेंस अपना, ठीक है, तो वो इनमें से किस मेथड को यूज करके हम जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को सेट करते हैं, फाइंड करते हैं। अब कहता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है एडवाइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। तीसरा कहता है टाइम एंड मोशन स्टडीज। और लास्ट ऑप्शन कहता है ए एंड सी बोथ। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो यू विल गेट टू नो, इतना मुश्किल नहीं है। देखो ऑब्वियसली आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, तो पिछले परफॉर्मेंसेस तो आप हमेशा कंपेयर करोगे, पिछले परफॉर्मेंसेस के साथ तो कंपैरिजन किए बिना यू कांट सेट द स्टैंडर्ड, तो पहला पॉइंट तो वैलिड है। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड टाइम, अगर आप यहां लिखेंगे हम नॉट रिक्वायर्ड, तो दिस इज नॉट राइट, है ना। मेथड, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइस नहीं लोगे आप, ऑर्गेनाइजेशन से एडवाइस नहीं लोगे, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन आपके जो वर्कर सुपरवाइजर्स है ना, जो हेड्स होते हैं, उनसे आप एडवाइस नहीं लोगे और मेथड टाइम नहीं यूज़ करोगे, तो ये तो थोड़ी बात जो है वो जच नहीं रही, है ना, तो ये तो गलत है। फिर टाइम एंड मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी आपको बता देता है कि कितना जो है एक काम को करने में, एक एक्टिविटी को करने में जो है वो क्या टाइम लग रहा है, क्या लगना चाहिए, वो उसको पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से आंसर है आपका ये, ठीक है। और वैसे अगर हम जाएं तो ये तीनों रिक्वायर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस भी चाहिए, ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड सेट करना है तो ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइस के बिना नहीं हो सकता, और टाइम ऑन मोशन स्टडीज भी बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें ये सेट करना है कि क्या हमको हमें क्या जो है आपका बजट या स्टैंडर्ड जो है क्वांटिटी निकालनी है, या स्टैंडर्ड जो भी टाइम निकालना, क्वांटिटी निकालनी है, आउटपुट, जितने भी स्टैंडर्ड सेट करने हैं किसी भी तरह के, चाहे किसी भी फील्ड में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, वैसे भी इफ़ यू वांट टू स्टैंडर्डाइज समथिंग, तो ऑब्वियसली आप ये 3-4 चीज़ों का ध्यान हमेशा ही रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फाइंड स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट। इनमें से कौन सा है जो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट के लिए रिक्वायर्ड होता है। फॉर्मूला देखना आपको, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड ओवरहेड,
या ए और बी बोथ, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट अगर आपको निकालना है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी तो फॉर्मूला दिए हुए हैं, तीसरे में कहता है ये दोनों ही चल जाएंगे, दोनों ही काम आएंगे। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो रेलिवेंट है आपका। तो आपको समझना है ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये तो लगता ही नहीं है, ठीक है। रेट निकालना है तो हमेशा आवर से डिवाइड होगा अगर निकलता हो तो, है ना। ओवरहेड को, जितने भी ओवरहेड लगे, बजटेड ओवरहेड जो आपका खर्चा लगा, उसको आप नंबर ऑफ आर से डिवाइड करेंगे, तब आपका आएगा ओवरहेड रेट, है ना। अब फिर देखना है कि मतलब डिवाइड इससे करेंगे आवर से अगर आप करें, फिर आपने देखना है कि अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको पर यूनिट चाहिए या पर आवर चाहिए, अगर आपको पर यूनिट रेट चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट, जितनी आउटपुट बनाई है 3000, बजटेड ओवरहेड अगर आपके 2 लाख रुपया है और आपने 30,000 यूनिट बनाए तो इसमें से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, बजटेड ओवरहेड आ जाएगा यूनिट्स में, रेट, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट आ जाएगा यूनिट्स के अंदर, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपका यही स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट ही आएगा, लेकिन फिर वो किस में आएगा, आर्स में आएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर आपका ए एंड बी बोथ है। आर्स में पर यूनिट निकालना है तो यू यूज दिस, पर आवर निकालना है तो यू यूज दिस फॉर्मूला। तो ऐसे करके जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आया ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, लॉन्ग रन वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिर लॉन्ग रन वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, या इनमें से कोई भी क्लासिफिकेशन जो है वो ठीक नहीं है, आपको ये देखना है। तो जो आपका ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है, कॉस्ट है, कॉस्ट के हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग रन शॉर्ट रन भी होता है। तो अगर लॉन्ग रन होता है तो उसके शॉर्ट रन, लेकिन वो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में, यहाँ नहीं यूज़ होना, वो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन शॉर्ट रन हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो यूज़ होगा, और इकोनॉमिक्स में ही फिक्स्ड, और जब लॉन्ग रन और शॉर्ट रन हम करते हैं, मतलब नाम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल से डिसाइड करते हैं कि कौन सी लॉन्ग रन है, कौन सी जो है वो शॉर्ट रन है। अब यहाँ पे जब कॉस्ट वेरिएंसेस हम कर रहे हैं तो उसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल मतलब जो भी चीज़ें आपकी फिक्स्ड ओवरहेड मतलब जो भी चीज़ें आपकी फिक्स्ड हैं, एक बार आपने खर्चा कर दिया, फिर एक क्वाइट पॉइंट ऑफ टाइम तक या पॉइंट ऑफ क्वांटिटी तक वो जो है वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड, जितनी आउटपुट आप ज़्यादा बनाएंगे उतना ही ये वेरिएंस जो है, उतना ही ये जो खर्चा है, ओवरहेड जो है ये बढ़ेंगे। तो वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड पे ये दोनों ही जो हैं वो यूज़ होते हैं इस ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को क्लासीफाई करने के लिए, क्योंकि हमेशा जब भी आप काम करते हो, जब भी किसी भी तरह की आप प्रोडक्शन करते हो या नॉर्मली कोई भी काम करते हो, उसमें 2 तरह के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। अब आ जाए लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वेरिएंसेस, इनमें से वेरिएंस के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दें P&L अकाउंट में, एलोकेट कर दें फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ट्रांसफर कर दें किसी रिजर्व अकाउंट में, या सारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हम ये तीनों ही यूज करते हैं, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर है, तीनों को हम यूज कर सकते हैं। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड हमने कुछ दो सेशंस लगाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते, मैं कोई और टॉपिक आपका इसी में से कॉस्ट अकाउंटिंग में से ही कोई टॉपिक, कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से कोई ना कोई टॉपिक जो है वो आपके लिए लेके आऊँगा, क्वेश्चंस लेके आऊँगा। MCQs आप प्रैक्टिस करते रहो, जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसके आसपास ही आपने अपनी स्टडी रखनी है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, स्पेशली हायर लेवल अकाउंटिंग में, ठीक है। जो बेसिक हमने किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक कर रहे हैं जो दूसरे लेक्चर में, अब फाइनेंशियल उसमें भी पार्टनरशिप वगैरह हम स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट कर दी है हमने पार्टनरशिप। तो जो है हम क्या कर सकते हैं कि उसमें जो पार्टनरशिप है या +1 + 2 का जो बेसिक अकाउंटिंग होता है उसमें से तो फिर भी थोड़ा मुश्किल आपसे पूछ सकते हैं, पर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका हायर स्टडी से रिलेटेड होता है, इसमें ज़्यादा जो है इन डेप्थ आपसे पूछा
नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हमने करने थे, और नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे उसमें भी कोई नया टॉपिक आपके लिए मैं लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।